हेलो एवरीवन। आज का ये क्लास ज्यामिति पर विशेष है। ज्यामिति, ज्योमेट्री, ये व्यापम भर्ती परीक्षा पर ठीक है ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि पीएससी में बात करें तो पीएससी जो वनडे एग्जाम ऑर्गेनाइज होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रही बात ज्यामिति जो है, जैसे इसके लिए हम लोग लिखते हैं, ठीक, आप इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर रखिएगा। यहां पे आकृति और इनकी जो विशेषता होती है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, अर्थात कि जो फिगर्स होते हैं और इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ज्यामिति की यदि मैं बात करूं तो यहां समतलीय आकृतियां होती हैं। ठीक है, कैसे होता है जी? समतलीय आकृतियां। अब जैसे आप समतलीय आकृतियों को क्लियर करना चाहेंगे, ये समतलीय आकृतियां क्या होती हैं, इनको आप लोग लिख करके रखिएगा। ये प्लेन फिगर्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं जी? ये प्लेन फिगर्स। देखिए, प्लेन फिगर्स इसलिए मैं अभी यहां पे कंसीडर कर दे रहा हूं क्योंकि आगे चल करके, ठीक है, हम लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब ज्यामिति पढ़ रहे हैं मतलब हर एक चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जो एक ही डायमेंशनल पर केंद्रित होते हैं, कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जो एक से अधिक अर्थात कि 2D और 3D होती हैं। ठीक है, हम लोग 3D तक के जो ठीक शेप्स होते हैं, ठीक है, जो फिगर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यदि हम लोग ज्यामिति को शुरू करें, ठीक है, तो इन्हीं समतलीय आकृतियों पर ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो केंद्रित है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, सबसे पहले समतलीय आकृतियों में आप लोग हमेशा क्लियर रखिएगा, बात होगी वन डायमेंशनल शेप की। ठीक है जी, किसकी होगी? एक विमीय आकृतियों की। ठीक, इसको क्या लिखते हैं? एक विमीय आकृतियां। नोट्स प्रॉपर आप लोग अच्छे से बनाते चलोगे। ये आपका है क्या? एक विमीय आकृतियां। वहीं यदि मैं बात करूं तो ज्यामिति में हम लोग 2D शेप के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है, या 2 डायमेंशनल शेप के बारे में पढ़ते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं दो विमीय या द्विविमीय आकृतियां। ठीक है, ओवरव्यू एक बार ले लो, फिर हम लोग चैप्टर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, यदि मैं वन डायमेंशनल की बात करूं तो वन डायमेंशनल में आपको क्या क्या मिलेगा जी? बात इसकी कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वन डायमेंशनल की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग को मिलता है बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, मिलती है नहीं, मिलता है। ठीक है, दूसरा चीज, यदि हम लोग बात करें किरण, तो फिर बोलोगे ये भी मिलती है, तो क्लियर रखना, किरण को भी हम लोग अभी मिलता है सोच लेते हैं, क्योंकि मिलती है हुआ मतलब सब कुछ बिगड़ जाएगा। समझ रहे हैं? देखो, यहां पे हम लोग किरण को लेते हैं, ठीक, पढ़ेंगे ना अच्छे से इनके बारे में। अगला क्या होगा? रेखा। देखो, फिर से मन में लड्डू फूटा होगा। ठीक, तो ये तीनों नाम जो होते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ज्यामिति में। ठीक है, बिंदु, किरण और रेखा। ठीक, अब यदि हम लोग बात करें तो रेखा का क्या करते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक, 2 भागों में बांट दोगे तो इसका एक टुकड़ा मिलेगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं जी? रेखाखंड। ठीक, मैं अभी सबके बारे में बताऊंगा ना, मैं बस आपको ठीक एक तरीका बता रहा हूं पढ़ने का। ठीक है, अब ये रेखाखंड हो गया, जिसको आप लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक, अगला, इन्हीं किरणों से, इन्हीं रेखाओं से कोण बनते हैं। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? कोण। ठीक, या इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल्स। मतलब एक तरीके से आप समझोगे तो ये जो एक विमीय आकृतियां हैं, ठीक, स्पेशली इनको लिखा जाता है रेखा एवं कोण। ठीक, आप लोग देखोगे किसी भी एग्जाम में सिलेबस यदि आप सही से पढ़ते हैं, ठीक है, सही से आप देख पाते हैं, तो पहले में या तो ज्यामिति लिखा रहेगा। ठीक, यदि मैं बात करूं ज्यामिति ना लिखे होने पर तो समतलीय आकृतियां लिखा रहेगा, या फिर उन्हीं के जगहों पर हम लोग लिख सकते हैं रेखा एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। क्लियर? अब जैसे मैं बात करूं 2D शेप,
तो मतलब एक दिशा से जो दो दिशा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या क्या बना सकते हो, तो जैसे मैं बात करूं बिंदु, अब बिंदु को बोलोगे सर बिंदु से क्या बनाएंगे, तो बिंदु से हम लोग बनाते हैं वृत्त। जैसे पहले ये बिंदु था, ठीक है, अब बिंदु था मतलब इसकी कोई क्या नहीं होगी जी, रेडियस नहीं होगी, लेकिन इसी बिंदु को यदि मैं बढ़ा दूं तो क्या बन जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, वृत्त। क्लियर, सर्कल। तो एक आपको देखो फिगर मिल गया, कौन सा, तो आप लोग बोलोगे सर यहां पे वृत्त मिला है, ठीक है, सर्कल मिला है। यदि मैं बात करूं इन रेखाखंडों से, तो कम से कम 3 रेखाखंडों से एक आकृति बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, त्रिभुज। और यही यदि हम लोग आगे चलें तो एक हम लोग को मिलता है, ठीक है, जो 4 रेखाखंडों से बनता है और जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं जी, चतुर्भुज। ठीक है, आगे आप देखोगे तो पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज अर्थात कि बहुभुज, जो पॉलीगॉन्स होते हैं वो भी सब क्या होते हैं, बताइए क्या होते हैं, 2 अविमा। अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर ये त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल किसको बोलते हैं, तो 3 डायमेंशनल में भी आप लोग क्लियर रखना, जब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, ज्यामिति से जब हम लोग आएंगे क्षेत्रमिति में, मेंसुरेशन में, तो वहां से प्रॉपर हम लोग 3D शेप्स की बात करेंगे। जैसे उनमें क्या होता है, तो एक आप लोग घन पढ़ते हो, क्यूब, एक आप लोग पढ़ते हो घनाभ, क्यूबॉइड, ठीक है, एक आप लोग पढ़ते हो गोला, स्फेयर, और एक आप लोग पढ़ते हो शंकु, कोन, और एक आप लोग पढ़ते हो बेलन, सिलेंडर। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं जी, ठीक, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिविमीय आकृतियां। और एक और आप बोलते हो जिसको आप लोग बोल सकते हो प्रिज्म। ठीक, तो इनके लिए जैसे मैं डायग्राम आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, कुछ याद दिला दूं, तो थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे ना। जैसे हम लोग बात करें तो सबसे पहले घन लिखे हैं जी, तो घन लिखे हैं, क्यूब लिखे हैं, ये ऐसा होता है, क्लियर। घनाभ लिखे हैं, ये कुछ ऐसा होता है। यदि हम लोग प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में देखना, ठीक है, आपको क्या मिलेंगे, तो इसमें तो खैर आकृति आपको वैसा कुछ दिया नहीं है, बाकी सब प्रिज्म होते हैं ना। जैसे हम लोग इन सभी की बात करें तो ये सभी क्या है, प्रिज्म है। जैसे 5 फेस होंगे, 6 फेस होंगे, 7 फेस होंगे, वो सब के सब प्रिज्म कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूं बेलन, तो ये आपका बेलन हो गया जी, ठीक है। यदि मैं शंकु की बात करूं तो शंकु के लिए हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये आपका शंकु हो गया, ठीक। अगला गोला है, तो गोला तो सब जानते हो, जो आपका क्रिकेट बॉल होता है, टेनिस बॉल होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, 3D शेप्स होते हैं, लिख सकते हैं। अब रही बात जो हम लोग पढ़ रहे हैं, त्रिभुज और चतुर्भुज। देखो त्रिभुज 2 भागों में बढ़ जाता है, एक अकॉर्डिंग टू साइड्स अर्थात की भुजा, और दूसरा होता है, क्लियर रखिएगा, कोण। क्या क्या, भुजा और क्या, कोण। यदि मैं साइड्स की बात करूं तो साइड के बेस पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 भाग होंगे, तो आप लोग लिख सकते हो, जहां तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु, बाहु मतलब भुजा, देखिए वो बाहुबली, जिसके भुजा में क्या हो, बल हो, क्या हो जाएगा, बाहुबली, इसलिए समबाहु, जहां सभी भुजाएं क्या रहे, समान रहे, ठीक है। अगला, अब समबाहु है तो विषम भी होगा, विषम मतलब असमान, और क्या हो जाएगा, जहां असमान भुजा हो, इसी को स्कैलन भी बोलते हैं। समबाहु की बात करें तो इक्विलेटरल बोलते हैं, ठीक है। सब पढ़ेंगे धीरे से आगे। यदि हम लोग बात करें तो समद्विबाहु, ठीक, आइसोसेलेस करके आप लिखते हो, जिसमें त्रिभुज की 2 भुजाओं का मान कैसा रहे, समान रहे, इसको समद्विबाहु बोलते हैं। कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर क्लियर रखिएगा, यहां भी 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होंगे जी, एक न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जहां थीटा के सारे वैल्यूज मतलब तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है, ठीक। यदि मैं बात करूं समकोण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, समकोण की बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल, यहां एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या जी, अधिक कोण, ठीक है। और जब कभी भी अधिक कोण के बारे में पढ़ेंगे, ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है जी, किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है, ठीक है। ध्यान से करेंगे, ठीक है। अगला चतुर्भुज है। चतुर्भुज को कुछ लोग सीधा रेक्टेंगल बोल देते हैं, जबकि चतुर्भुज जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स होता है, ठीक है। क्वाड्री का मतलब 4 भुजा से, लिख सकते हैं। तो जब चतुर्भुज की बात करते हैं ना, इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक जहां पे सम्मुख भुजाएं
या अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। और एक में कैसा रहेगा जी, असमांतर। तो असमांतर वाले को पहले तो आप लोग क्लियर रखोगे, समलंब बोलते हैं, कुछ लोग ट्रिपेजियम बोलते हैं, ट्रिपेजॉइड बोलते हैं। कुछ लोग क्लियर रखना, समांतर एक चतुर्भुज होगा और समांतर चतुर्भुज को बांट देते हैं, ठीक। ये होशियार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज भी आसानी से क्लियर हो जाता है। समांतर जो होगा ये मेनली आप लोग देखोगे तो सबसे पहले आयत के बारे में बताएगा, अर्थात कि रेक्टेंगल के बारे में बताएगा। अब समांतर चतुर्भुज क्या है यदि आप पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या होता है, ठीक। पैरेललोग्राम, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। अब सम्मुख भुजाएं समान है तो उनके सामने के कोण भी समान होते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो एक आयत हो गया, एक वर्ग हो गया, और एक वर्ग का जुड़वा भाई होता है समचतुर्भुज, जिसको आप रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। वर्ग को आप स्क्वायर बोलते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, समतलीय आकृतियों में, ठीक। मेनली एक होता है रेखा एवं कोण और दूसरा होता है त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज, क्लियर है। तो अब जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे अपनी जो प्रॉपर्टीज है, अपनी जो विशेषता है, ठीक, वो सब बताएंगे। और उन सब का नॉलेज भी आपको अच्छे से क्लियर करके रखना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं जिस समय पढ़ा रहा हूं, ठीक, क्लियर रखना, आपका छात्रावास अधीक्षक एक तरफ है जो कि काफी लंबे अरसे से, ठीक, सुनने को मिल रहा है। दूसरा चीज शिक्षक भर्ती, ठीक है। साथ ही टेट एग्जाम भी, ठीक, अभी हाल ही में होने वाला है। कुछ नोटिफिकेशंस आपको टीटी के बारे में मिल चुके हैं, तो उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं देर न करते हुए एक एक चीजों की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, ठीक। दूसरा काम आप कोशिश करोगे, थ्योरम मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन अपनी बुक से कौन सा पूछा हुआ है, किस ईयर में पूछा हुआ है, एक प्रॉपर नोट्स आप बनाइए और उन क्वेश्चनों को हल करके देखिए, क्योंकि एक अच्छा एस्पिरेंट वही होता है जिसको प्रॉपर नॉलेज हो कि कौन सा वर्तमान में पूछा जा रहा है, कौन सा पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ साथ, ठीक है, अपना जो नोट्स वगैरह होगा, अपना जो तैयारी होगा, ठीक है, उसको आप अच्छी तरीके से जारी रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले ज्यामिति को शुरू करने पर एक शब्द हम लोग को सुनने को मिलता है, बिंदु, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट, ठीक। ये केवल शब्द भर नहीं है, इसी से आपका पूरा का पूरा ज्यामिति जो है वो कंप्लीट होता है, कवर होता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी आप बिंदु को लाइटली नहीं लेंगे, ठीक। तो अब इसको लाइट नहीं लेना है तो इसके बारे में कुछ पढ़ना भी है, ठीक। देखो, सबसे पहले तो यदि आपसे कुछ कोई पूछे कि बिंदु क्या होता है, तो आप लोग एक चीज बता सकते हो कि ये क्या है जी, चिन्ह है। जैसे अभी आप पढ़ रहे होगे तो मेरे ख्याल से सबके हाथों में पेन वगैरह होगा, पेंसिल वगैरह होगा, ठीक है। हो सकता है आप, ठीक, सपोज मार्कर वगैरह रखे होंगे। तो एक बार किसी भी आप, ठीक है, समतल पर एक क्या करते हैं, चिन्ह मारते हैं, ठीक है, सीधा ऐसे पेन पकड़ के टच कर ले। तो ये जो चीज आपको मिलता है ना, जो चिन्ह मिलता है, उस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं जी, बिंदु बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, क्लियर। देखना, बोलते हैं कि चलो पॉइंट नोट करो, तो आप हमेशा क्या करते हैं, एक छोटा सा डॉट वहां पे ड्रॉ कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिंदु, क्लियर। दूसरा चीज यदि मैं इसी के बारे में बोलूं तो बिंदु जो है एक वृत्त होता है। क्या होता है जी, एक वृत्त होता है, सर्कल होता है, ठीक है। अब सर्कल कैसे होगा तो हम लोग इसको बताएंगे। देखो, सर्कल को जब भी मैं आपको बोलूं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये जो आकृति है ना, ये चलते रहती है कि आप इसको क्या लिख बोल देते हो, सर्कल, एक वृत्त बोल देते हो। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि वृत्त एक रेडियस के साथ में खींची जाती है, जैसे हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है। खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, बताइए। तो जब यहां पे हम लोग एक वृत्त खींच रहे हैं तो इसकी प्रॉपर कोई ना कोई क्या होती है जी, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, ठीक। हम लोग आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी को यदि हम लोग बोले कि बिंदु एक वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है,
जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है। लिख सकते हैं जी, एक ऐसा वृत्त जिसका रेडियस ही क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बिंदु। धीरे से वृत्त को डिफाइन करेंगे। तो वृत्त को डिफाइन करते समय हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ऐसा बिंदु जिसकी कोई त्रिज्या हो, r नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। तो ये जो चीजें हैं ना, आप ध्यान से इनको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्या होता है, बिंदु। अब देखो, बिंदु से दो चीजों को हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, एक हम लोग जिसको बोलते हैं किरण। ठीक है, किरण को हम लोग बोलते हैं रे। तो जब एक किरण की बात होगी, आप इसको लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे ये चीज ध्यान करते चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बिंदु होता है, बिंदु को एक दिशा में अनंत तक हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक बिंदु को हम लोग क्या करते हैं जी, अनंत तक आगे बढ़ाते हैं, और अनंत तक आगे बढ़ाने पर हम लोग को जो ज्यामितीय आकृति मिलता है, उस ज्यामितीय आकृति को हम लोग बोलते हैं किरण। तो यहां पे इसको भी मैं लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, किसी बिंदु को एक दिशा में अनंत तक बढ़ाया जाए या खींचा जाए, बढ़ाया जाए या खींचा जाए, तो प्राप्त आकृति किरण कहलाती है। ठीक है, प्राप्त आकृति किरण कहलाती है, या प्राप्त ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। क्लियर? अब इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जो आप लोग को क्लियर करके रखना है। ठीक है, विशेषता लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमेशा क्लियर रखना, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कैसी होती है जी, अनिश्चित होती है। क्यों अनिश्चित होती है, तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि यहां पे ये क्या होगा, इंफिनिट तक होगा, और इंफिनिट तक होगा मतलब उसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एक अंतिम बिंदु होता है। इसमें एक क्या होगा जी, अंतिम बिंदु होता है। अंतिम बिंदु बोलने का मतलब एंडिंग पॉइंट्स। ठीक है, यहां पे यदि मैं बोलूं तो केवल हमारे पास देखो एक ही एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि दूसरा तो हम लोग को नहीं पता कहां पे होगा। ठीक, अब इनके पश्चात लिखते हैं कि इन्हें भुजा को लिख करके, जैसे ओ ए, इसके ऊपर में एक ठीक एरो खींच देते हैं। ठीक है, ये उसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है, या इसी को बोलते हैं किरण ओ ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाते चलेंगे। क्लियर? ये आपका होता है किरण। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, तो आगे जब हम लोग इसको बढ़ते हैं ना, तो अब हम लोग क्लियर रखना, एक कोण के बारे में भी यहीं से थोड़ा बहुत सोच लेते हैं। तो कोण में कहीं कहीं पे आप किरण के लेकर के चलोगे, कहीं कहीं पे आप लोग रेखा को लेकर के चलोगे। ठीक है, तो कोण की बात करते हैं तो एक परिक्रमा की बात होती है। देखो नाम कितना ठीक है भयानक लगता है, परिक्रमा। ठीक है, परिक्रमा का मतलब क्या है, रोटेशन। ठीक, यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो रोटेशन बोल रहे हैं। अब देखो रोटेशन कैसे होगा जी, तो किसी एक पॉइंट को हम लोग स्थिर रखते हैं, और स्थिर रख के क्या करते हैं, तो उसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्थिर रख करके यदि हम लोग रोटेट करें, जैसे कि आपको मैं समझाता हूं इसको, तो ये हमारे पास अभी हम लोगों ने खींचा था, ये O है, और ये क्या होगा जी, A। लिख सकते हैं, मैंने क्या किया, O को कांस्टेंट ले लिया। ठीक, O को मैंने क्या किया,
स्थिर रख लिया। अब मैं इसको दो चीज आपको बताता हूं कि एक में हो सकता है इस किरण को इधर ठीक परिक्रमा कराऊं, रोटेट कराऊं, या हो सकता है मैं इसी को इस तरफ रोटेट कराऊं। तो आप लोग निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो, ठीक है। उसमें हमेशा हम लोग बताते हैं कि यदि ये किरण जो है, ठीक है ध्यान रखिएगा, यदि ये किरण जो है कुछ ऐसा है, इधर रोटेट कराया जाए तो ये पॉजिटिव होते हैं, प्लस में होते हैं, ठीक। मतलब ये वाला जो एक्सिस होता है इसको आप वाई लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं जी, एक्स। लेकिन नीचे को वाई डैश लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं जी, एक्स डैश लिखते हैं। तो ऊपर की ओर हम लोग को पॉजिटिव एंगल मिलता है, जबकि नीचे की ओर क्या होगा जी, तो नीचे की ओर हम लोग को नेगेटिव एंगल मिलता है, क्योंकि वाई हमेशा प्लस में होते हैं और वाई डैश हमेशा माइनस में होते हैं, ठीक। तो अब जब इसको हम लोग ऊपर की ओर रोटेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आगे चल करके देखिए हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। रोटेट करने पर ये चीज हम लोग को कैसे मिल गया जी, तो ओ ए। अब यदि आप इस चीज को क्लियर कर पा रहे हो, देखो इन दोनों के बीच में एक हम लोग को क्या मिल गया, ठीक, दूरी मिल गया, और इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ठीक, कोण बोलते हैं। तो शब्दों को अच्छी समझ के साथ में आपको क्लियर करते चलना है, क्योंकि ज्यामिति में यही चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोण। मतलब आप बोल सकते हो कि किसी किरण की, ठीक है, एक निश्चित बिंदु को स्थिर रखकर किसी दिशा में घुमाने पर उन दोनों किरणों के मध्य कोणीय दूरी, ठीक, या एंगुलर डिस्टेंस कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है, ठीक है। इसको आप लोग स्पेशली क्लियर करके रखेंगे, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए डैश। तो ये हो जाएगा कोण, ठीक है, ए ओ और क्या रहेगा, ए डैश, ठीक। इसको हम लोग बोलेंगे कोण ओ, लिख सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, किरण होते हैं। तो इसलिए क्या क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो चीज आपको आना चाहिए। चलिए अगला, रेखा, ठीक, इसी को बोलते हैं क्या, लाइन। तो एंगल में आप लोग को बता चुका हूं, रेखा में अब बताने जा रहा हूं, क्लियर। तो रेखा की यदि हम लोग बात करें तो फिर से लिखते हैं क्या होगा रेखा। तो रेखा को हम लोग क्लियर रखिएगा, बिंदु से ही निकालते हैं। इधर भी हम लोग कहां तक बढ़ा दिए जी, इन्फिनिट, और इधर भी हम लोग कहां तक बढ़ा दिए, इन्फिनिट, ठीक। और ये ओ क्या है, आपका बिंदु है, ठीक। तो अब जैसे हम लोग इसको लिखें तो यहां पे आप लोग लिख करके चलिएगा और याद करते चलिएगा, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं किसी बिंदु को जब दोनों दिशा में, ठीक है, किसी बिंदु को जब दोनों दिशा में अनंत तक बढ़ाया जाए, अनंत तक बढ़ाया जाए, ठीक है, या फिर खींचा जाए, खींचा जाए, तो प्राप्त ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल शेप, रेखा कहलाती है, रेखा कहलाती है, ठीक है जी। अब बताओ इसकी विशेषता हम लोग लिख सकते हैं क्या, चलिए विशेषता लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमेशा हम लोग लंबाई के बारे में बताएंगे, तो यहां भी हम लोग लिखेंगे इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, ठीक, इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। दूसरा चीज यदि मैं बोलूं तो इसमें कोई अंतिम बिंदु प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक, नो एंडिंग पॉइंट्स लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतिम बिंदु प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक।
अब जैसे हम लोग इसको लिखें तो इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, तो आप लिखोगे ए बी और दोनों तरफ इसमें एरो का निशान रहेगा, या फिर इसी को बोलते हैं रेखा ए बी। ठीक है, ध्यान से करेंगे, ये पूछता है। दूसरा चीज और क्या पूछता है, तो एक रेखा का निर्माण, ठीक है, रेखा के निर्माण में, रेखा के निर्माण में कितनी बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें एक चीज होगा कि हम लोग आंसर दो तरीके से दें। एक तो हम लोग आंसर दें कम से कम को लेकर के जिसको पूछा जाता है, और एक हम लोग बात करें अधिक से अधिक। तो इन दोनों में क्या पूछा जाता है, कम से कम। तो कम से कम कितने बिंदु हैं, तो आप लोग बताना कि कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है एक रेखा को खींचने के लिए। क्योंकि इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एक बिंदु है, बताओ मैं एक बिंदु से रेखा खींच पाऊंगा क्या, संभव है? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर, इससे आगे बढ़ा देते हैं। तो अरे भाई, इसके लिए सबसे पहले एक और होना चाहिए ना, ताकि हम लोग को डायरेक्शन पता चले कि किस दिशा में जाना है। हो सकता है मैं इसको नीचे की ओर एक बिंदु बता दूं और आप उधर खींच रहे हो, तो वो रेखा होगा क्या? इसलिए हम लोग कम से कम कितने बिंदुएं लेते हैं, 2, ताकि एक डायमेंशन तो क्लियर हो कि किस तरफ जाना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि कम से कम कितनी, तो 2 होना ही चाहिए, तब जाके एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक, अब रही बात क्या, अधिक की, तो अधिक तो आप लोग यहां पे लिखोगे भी, एक रेखा में कितनी बिंदुएं होती हैं, तो अनंत बिंदुएं होती हैं। कई सारे ऐसे डॉट बने होते हैं जिससे हम लोग क्या बताते हैं, रेखा बताते हैं। क्लियर? तो ये आपका होता है रेखा। अब कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं उनको धीरे धीरे हम लोग इनमें से इंक्लूड करते आ रहे हैं। जैसे इसी में मैं आप लोग को बोलूंगा कि आप रेखाखंड को भी लिख लो। ठीक है, आप लोग क्या लिख ले रहे हो जी, रेखाखंड। देखो, नाम सुनकर ही दिमाग में चल गया होगा कि हम लोग एक खंड, टुकड़ा या भाग की बात करने जा रहे हैं, जिसको हमेशा हम लोग यूज करते हैं लाइन सेगमेंट के रूप में। ठीक है जी, क्या लिखते हैं इसको, लाइन सेगमेंट। तो इसी को हम लोग सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, ये क्या होता है, तो एक रेखा का आंशिक भाग। ठीक, आंशिक भाग लिखने का मतलब पार्शियल पार्ट होता है ना। एक रेखा का आंशिक भाग क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, रेखाखंड कहलाता है। ठीक, जैसे हम लोग यदि समझें तो ये पहले क्या था जी, रेखा था, लिख सकते हैं। अब ये जब रेखा था तो कोई भी एक आंशिक भाग को आप ले लो। जैसे मान लो मैं यहां पे कलर आपको दिखाया ग्रीन से, अब इस व्हाइट वाले को देखना, मैंने क्या किया, इसको काट दिया, और काट दिया तो अब ये कैसे मिल गया मेरे को, तो एक ए मिल गया और एक क्या मिल गया, लिख सकते हैं, इसको रेखाखंड बोलते हैं। रही बात इनकी विशेषता पहली, ठीक, क्योंकि बाकी कुछ आए मत आए, प्रॉपर्टीज आना चाहिए। पहली विशेषता, इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसकी लंबाई निश्चित होती है। क्यों निश्चित है जी, क्योंकि रेखा को काट रहे हैं, और रेखा को काट रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं एक पार्ट हम लोग को मिल रहे हैं, इसलिए वो क्या है, निश्चित है। दूसरा चीज, इसमें 2 अंतिम बिंदु प्राप्त होता है। क्या होते हैं जी, 2 अंतिम बिंदु प्राप्त होते हैं। ठीक, तो आपको इनसे क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, तो कौन सी आकृति है, रेखा। एक अंतिम बिंदु वाली ज्यामितीय आकृति, ठीक है, किरण, और 2 अंतिम बिंदु वाली ज्यामितीय आकृति, रेखाखंड। मैं बोलूं कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है किसी रेखा को खींचने के लिए, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2। ठीक है, दूसरी बात कि एक रेखा में कितनी बिंदुएं हो सकती हैं, तो एक रेखा में कितने बिंदु हो सकती हैं जी, इन्फिनिट, लिख सकते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये इनके बेस होते हैं। ठीक है, क्या क्या देखे, बिंदु, किरण, रेखा, रेखाखंड, और थोड़ा बहुत मैं आप लोग को बताया कोण के बारे में।
क्लियर? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेखाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं, कैसे हम लोग रेखाओं के प्रकार को पढ़ेंगे। तो जब हम लोग रेखाओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, तो रेखा के क्या लिख रहे हैं? प्रकार। ठीक, इसको आप लोग लिख ले रहे हैं ना, टाइप्स ऑफ, ठीक, लाइंस। तो सबसे पहले तो आप इसको पढ़ोगे, याद रखिएगा ये कुछ सिलेबस में डायरेक्ट लिखी जाती है ना, आप लोग ध्यान देंगे इसको। तो पहला चीज आप यहां पर के लिख करके रखो, ठीक है। चलो पहले हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, सरल रेखा, और दूसरा है वक्र रेखा। ठीक, सरल रेखा का मतलब जी आप लोग ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट लाइन, और वक्र रेखा का मतलब है कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो एक रेखा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी? सरल रेखा। दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? वक्र रेखा। देखो वक्र रेखा का मतलब है, ठीक, कुछ इस तरीके से, क्या लिखोगे आप इसको आसान शब्दों में? तो मुड़ी हुई रेखा या आड़ी टेढ़ी रेखा ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन सरल रेखा कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं। तो सरल रेखा को हम लोग फिर से दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक होता है क्षैतिज रेखा, और एक और क्या बोलेंगे जी? ऊर्ध्वाधर रेखा। नाम सुनकर के ही हालत खराब। ठीक, क्षैतिज रेखा का मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लाइंस, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन लिखेंगे। देखो इसको मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि ये चीजें आपके दिमाग में थोड़ा बहुत सेट हो जाएं। ठीक, क्षैतिज रेखा का मतलब ऐसी रेखा जो किसी क्षैतिज पर हो, मतलब कि ये आप लोग देखना बार बार इसकी बात करते हो, ठीक है, कई सारे जगहों पर आप जाने अनजाने में एक क्षैतिज रेखा को खींच देते हो। ठीक है, दूसरा चीज, यदि मैं ऊर्ध्वाधर की बात करूं तो ऊर्ध्वाधर को आप कैसे खींचते हैं जी? इस तरीके से, जो वर्टिकल अक्ष पर हो। अभी मैं आप लोग को एक्स और वाई रेखा बताया था, ठीक है। एक आपका ऊर्ध्वाधर होता है जिसको वाई बोलते हो आप, और एक आपका क्षैतिज होता है जिसको आप लोग एक्स बोलते हो। क्लियर? तो ये हो गए, एक होता है कर्व्ड रेखा। अब देखो कर्व्ड रेखा और क्षैतिज रेखा को पूछा हुआ है क्वेश्चन जो है वो, ठीक है, जिसमें पूछा था कि एक वक्र रेखा को, ठीक है, एक वक्र रेखा को सरल रेखा कितनी बार प्रतिच्छेद करती है। तो हम लोग ऐसे ही सोचते हैं ना, ऐसे नहीं कि आप इस चीज को जो है एकदम डीपली जा रहे हो और फिर आप वक्र रेखा बोलते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसे ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ईसीजी वगैरह आप लोग देखते हो, ठीक है, हम लोग बार बार ईसीजी के एग्जांपल देखते हैं क्योंकि वो आप लोग डेली लाइफ में, ठीक है, मूवीज वगैरह में उन सब चीजों को देखते रहते हो। ठीक, तो जब तक आपकी रेखाएं, ठीक है, ईसीजी में कैसी हैं? वक्र के रूप में है, तब तक सब कुछ सही है, और जैसे ही स्ट्रेट हो गया मतलब सब कुछ पार। समझ रहे हो? जैसे आप देखोगे तो ये सब आपको देखना अब दिखेगा, यदि आप नहीं देखे होगे तो। ठीक है, एक छोटा सा स्क्रीन होता है, उसमें ये सब चलते रहता है, और जैसे ये स्ट्रेट हो गया मतलब जीवन वहीं पे क्या हो जाता है? समाप्त। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान देना है। ठीक, ये वक्र है और ये क्या है? सरल है। छात्रावास अधीक्षक 2014 में पूछा था कि एक वक्र रेखा को सरल रेखा कितनी बार प्रतिच्छेद करती है। तो देखो ये वक्र रेखा है, यदि इसमें से एक सरल रेखा गुजरे भी तो एक बार प्रतिच्छेद करती है। हाँ, लेकिन यदि वो वक्र रेखा बार बार मुड़ी हुई है, जिसके बारे में आपको कभी नहीं बोलेगा कि बार बार मुड़ी हुई है, यदि बार बार मुड़ी हुई है तो वो इन्फिनिट टाइम्स करेगा, कर सकते हैं। 2 बार मुड़ी है तो 2 बार करेगा, 3 बार मुड़ी है तो इस हिसाब से हम लोग आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। क्लियर? तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, एक वक्र रेखा को सरल रेखा एक बार क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, लिख सकते हैं।
तो ये सरल रेखा है जिसको हम लोग क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दो भागों में बांट दिए, और एक हम लोग पढ़ रहे हैं इसको लेकर के, वक्र रेखा को लेकर के। ठीक, अब देखो इनको एक एक के बारे में तो लिख लिए, एक से अधिक होने पर क्या होगा, मतलब जब दो दो रेखाएं हो तब के केस में हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक, तो इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है जी। मैं अब ले रहा हूं दो दो रेखाओं का पेयर, दो रेखाओं से बनने वाले, ठीक, रेखाएं। जैसे इसमें हम लोग यदि देखें तो फिर से दो चीजें आती हैं। एक आप लोग लिख करके रखना समांतर, ठीक, एक आप लोग लिख करके रखना लंबवत, और एक आप लोग लिख करके रखना प्रतिच्छेदी। ठीक है जी। क्या क्या होते हैं, पैरेलल, ठीक, लंबवत को हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर, और प्रतिच्छेदी को हम लोग लिखते हैं इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये तीन प्रकार होते हैं, तीन रेखाएं होती हैं। क्या क्या लिखे, समांतर रेखा पैरेलल लाइंस, लंबवत रेखा परपेंडिकुलर लाइंस, और प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, यहां यदि मैं बोलूं कि पैरेलल लाइंस की बात की जाए तो एक लाइन हम लोग एक रेखा खींच दिए L, और इसी को एक ऐसी रेखा जो कभी प्रतिच्छेद ना करे, दोनों के बीच की लंबाइयां हमेशा समान हो, ऐसी रेखाओं को बोलते हैं समांतर रेखा। क्लियर, ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अर्थात कि काटेंगे नहीं। दूसरा चीज मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, चाहे आप किसी भी पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ जाएं। अगला लंबवत है, परपेंडिकुलर है। देखो लंब वर्ड आया, परपेंडिकुलर वर्ड आया, इसका मतलब है कि एक भुजा दूसरी पर 90 डिग्री पर, ठीक है, लंबवत रहेगी, काटेगी। जैसे यहां पे एक हमारे पास क्या है जी, कौन सी भुजा है, कौन सी रेखा है, L। इस रेखा को एक और रेखा आ रहा है इस तरफ से, ठीक, इसको हम लोगों ने बोल दिया क्या, M, लेकिन इस बार ये 90 डिग्री का कोण बना देंगे, 90 डिग्री का कोण बना देंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लंबवत रेखाएं। ठीक है, जिसमें एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, अगला इंटरसेक्टिंग है। अब इंटरसेक्टिंग नाम से ही स्पष्ट है, एक रेखा कहीं जा रही है, इसको एक दूसरी रेखा आई और यहां से क्या कर दी, इसको प्रतिच्छेद, ठीक है, इंटरसेक्ट कर दी, काट दी, तो काट दी, एक M है, लिख सकते हैं। तो तीनों को देखो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या, समांतर जो कभी एक दूसरे को, ठीक, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनके बीच की लंबाई सदैव समान होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला इंटरसेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, 90 डिग्री पर करते हैं। ठीक, प्रतिच्छेदी, तो यहां पे ये किसी भी डिग्री पर कोण काट सकते हैं, प्रतिच्छेद कर सकते हैं। अब जब प्रतिच्छेदी को पढ़ते हैं ना, तो हम लोग यहां पे कोण के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कौन सा, तो एक चीज आप लोग पढ़ोगे, यहां पे दो कोण बन गए, एक θ1 और दूसरा कौन सा जी, θ2, लिख सकते हैं। तो जब ये कोण बन गए, मैं यहीं से आप लोग को बता दे रहा हूं। ठीक, इन दोनों कोणों को या इस पेयर को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण का हिस्सा है ना, बाकी मैं आप लोग को इसी में कवर करा दे रहा हूं ताकि आप लोग को पढ़ने समझने में क्या हो जाए जी, आसानी हो जाए। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, या इसी को हम लोग लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये क्या होता है जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, तो यहां पे बताया जाता है कि जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे तो बनने वाले आमने सामने की कोण, ठीक है, किसकी कोण, आमने सामने की कोण,
या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, इसी को सम्मुख कोण कहा जाता है जी। इसी को क्या करते हैं? सम्मुख कोण। या इसी को आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इस प्रकार जो एंगल मिलते हैं, जो अपोजिट होते हैं, सामने होते हैं, ठीक है, सम्मुख होते हैं, वो कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अब जब ये ठीक है लिख चुके हैं, तो इनकी विशेषता क्या होगी जी? तो आप लोग इसको अच्छे से स्टार लगा करके रखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण जो है वो समान होते हैं। क्या होते हैं जी? समान होते हैं। क्लियर है? वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब कभी भी शीर्षाभिमुख कोण की बात की जाए, हमेशा ध्यान देना है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। क्लियर? अब देखो, इनको पढ़ लेने के बाद, जैसे समांतर पढ़ लिए, लंबवत पढ़ लिए, प्रतिच्छेदी पढ़ लिए, ठीक है, इसी में एक चीज मैं और आप लोग को बता दे रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं संगामी रेखाएं। ठीक, कई बच्चों को संगामी रेखाओं से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उन लोग ये क्लियर नहीं कर पाते कि संगामी रेखाएं किसको बोलते हैं। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं यहां पे थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ठीक, संगामी रेखाएं, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ठीक, ये भी एक प्रकार है संगामी रेखाएं। ठीक है, तो जैसे नाम से स्पष्ट है, देखो दिख रहा है संगामी। संगामी मतलब, कुछ लोग हिंदी में एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, संगामी मतलब जो साथ साथ चलें। ठीक, लेकिन कैसे चलें? तो याद रखना, किसी एक पॉइंट पर मिल करके चलें। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं, जब, अच्छे से आप लोग इसका डेफिनेशन लिख लीजिए ताकि आप लोग को आजीवन ये क्लियर रहे। जब तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से होकर गुजरें या होकर निकलें, तो ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है जी, संगामी रेखाएं जैसे देखो, ये कुछ इस तरीके से होती हैं। ठीक, ये एक पॉइंट से होकर के गुजर रही हैं, और एक पॉइंट से गुजर रही है मतलब इसी को क्या बोलते हैं जी? संगामी रेखा। जैसे ये एल रेखा है, ये क्या है जी? एम है, ये क्या है? एन। इससे क्या क्वेश्चन बनता है? तो इसमें साफ साफ लिखते हैं, एक संगामी रेखा में कम से कम कितनी रेखाएं होती हैं। तो आप लोग बताना कि कम से कम कितनी रेखाएं होती हैं? 3 रेखाएं, 3 से कम नहीं हो सकती हैं। जैसे इनको मैं बोलूंगा क्या? संगामी रेखा, लेकिन मान लो मैं आपको कुछ ऐसा दे दिया, ठीक, तो इसको मत बोल देना कि ये संगामी रेखा है। ठीक है, ये वाला जो है 2 रेखाओं के लिए, जैसे ये ए है और ये वाला क्या है? बी है, और हम लोग इसमें पढ़े हैं कि 3 या 3 से अधिक, तो ये असंगामी होगा, नॉन कॉन्करेंट लाइंस होगा। ठीक है, यहां पे हम लोग केवल किसकी बात करते हैं? संगामी रेखाओं की, और इन संगामी रेखाओं में कम से कम 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सा क्लियर है। आप लोग ये बताओगे कि जब क्या लिखेंगे जी? तो 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर के गुजरें, तो उन रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? संगामी रेखाएं बोलते हैं। क्लियर? अब देखो, इनको पढ़ने के बाद एक चीज हम लोग जब पढ़ना और शुरू करते हैं तो उसमें आपके कोण भी शामिल हो जाते हैं। ठीक, जैसे कोण कौन सा शामिल होंगे? तो अब हम लोग लिख रहे हैं तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है, क्या लिखते हैं? तिर्यक छेदी रेखा, या इसी को आप लोग बोलते हो ट्रांसवर्स लाइन।
ठीक, ये सब रेखाओं के प्रकार है ना जो आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो जब हम लोग ट्रांसवर्स लाइन पढ़ते हैं, अब ये है क्या भाई, अभी तिर्यक छेदी, अभी प्रतिच्छेदी, तो हर बार इंटरसेक्टिंग, ट्रांसवर्स लाइन, तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। ये क्या है, एक भुजा को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, लेकिन जब इसमें हम लोग लिखेंगे तिर्यक छेदी में, बस इतना डिफरेंस होगा कि ये दो या दो से अधिक, ठीक क्या जी, दो या दो से अधिक जो समांतर रेखाएं होती है ना उनको प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये L और M, यदि मैं इन दोनों को बोलूं तो रेखा L पैरेलल होगा किसके, रेखा M के, लेकिन एक तीसरी रेखा आई और इन दोनों को क्या कर गई, प्रतिच्छेद कर गई, जैसे P रेखा। ठीक है, तो इस P रेखा को हम लोग वहां पे प्रतिच्छेदी ना बोल करके क्या बोल देते हैं जी, तिर्यक छेदी रेखा। देख सकते हैं, बस इतना बताना, प्रतिच्छेदी में दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और तिर्यक छेदी में आपको बता देना है कि किसी पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक छेदी रेखा। तो फिर से एक बार, ठीक है, भले ही आप रिवाइज करके सुन लो, लेकिन सुनना जरूरी है। ठीक है, नींद आएगा लेकिन पढ़ना जरूरी है। क्लियर, इन सब चीजों को ध्यान से करना है क्योंकि थ्योरी है भाई। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझना है, उनकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से मेंशन करते चलना है। क्लियर, अब यदि मैं बोलूं कि इनका क्या यूज है, तो हम लोग जब तिर्यक छेदी रेखा के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो इस तिर्यक छेदी रेखा से हम लोग को कई प्रकार के कोण मिलते हैं। दो पैरेलल लाइंस L और क्या हो गया जी, M, इसको एक रेखा इंटरसेक्ट किया, ठीक है, जिसको मैंने लिख दिया क्या, P, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। अब देखिए इसी में कुछ कोण के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मैं आप लोग को बोला अभी, ठीक है, कि एक कोण क्या बना, शीर्षाभिमुख, लिख सकते हैं जी। जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं, चलो ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये 3 है, और ये क्या हो जाएगा 4। सिमिलर 5, 6, 7 और 8, यहां पे 8 कोण निर्मित हो रही हैं। ठीक, पहला चीज अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, कौन सा कोण पढ़े थे जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो यदि हम लोग इसको लिखते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में यदि हम लोग मेंशन करते हैं, तो ये जो होते हैं क्या होते हैं जी, सम्मुख कोण होते हैं। ध्यान से करेंगे ना, ये कैसे कोण होते हैं, सम्मुख कोण। दूसरा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, समान होती है, इक्वल होती है। इनको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसमें कौन कौन से पेयर हैं, तो पहले तो हम लोग बता सकते हैं कि कोण 1 है जो बराबर होगा किसके जी, कोण 3 के। दूसरा चीज मैं आपको बोलूं कि कोण 2 है जो बराबर होगा किसके जी, कोण 4 के। तीसरा यदि मैं बोलूं कोण 5 है जो बराबर होगा कोण 7 के, और अगला जो है कोण 6 बराबर होगा कोण 8 के। तो टोटल 4 पेयर हम लोग को मिलेंगे शीर्षाभिमुख कोण के। ठीक, आगे यदि मैं बात करूं तो और भी कुछ कोण हम लोग को मिल जाएंगे इसमें। जैसे अगला हम लोग लिखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, संगत कोण। क्या लिखते हैं, संगत कोण, या इसी को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, रही बात संगत कोण की, तो संगत कोण के लिए जब आप लोग पढ़ेंगे, क्लियर रखना, जो शॉर्ट नोट्स है उनमें आप इन कोणों को अच्छे से लिख करके चलोगे। ठीक है, मैं बस समझा दे रहा हूं और इनके बारे में आपको बता दे रहा हूं। संगत कोण क्या होते हैं, तो एक ही ओर बनने वाले कोण होते हैं। ठीक है, इन्हीं को सेम साइड एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक, जैसे मैं भी बोलूं तो ये रेखा जब प्रतिच्छेद करी, किसको करी, सबसे पहले रेखा L को, इस तरफ बनने वाला कोण कौन सा हो गया जी, कोण 1। क्लियर, अब वो आगे बढ़ करके रेखा M को भी प्रतिच्छेद करी, और यहां पे उसी दिशा में देखो एक कोण और बन गया, कौन सा, 5। ठीक, तो ये दोनों कहलाते हैं संगत कोण, मतलब एक ही ओर
एक ही दिशा पर बनने वाले कोण, ठीक है, उसी को हम लोग लिख लिए एक ही ओर बनने वाला कोण। दूसरा चीज, ये भी आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब यदि मैं बोलूं, ठीक है, कि इनमें से कौन कौन से संगत कोण हैं, तो आप बता सकते हैं कि जहां कोण 1 बना है, अगले समांतर रेखा में वहीं पर 5 बना है, तो ये भी समान है। जहां नीचे की ओर 2 बना है, वहीं पर 6 बना है, ये भी लिख सकते हैं। यदि मैं बात करूं 3 की, तो जहां पे 3 बना है वहीं पर 7 बना है, और जहां पर 4 बना है वहीं पर 8 बना है। तो ये सब क्या होते हैं, संगत कोण, ठीक है, किसी समांतर रेखा पर एक ही दिशा में बनने वाले कोण होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अगला यदि हम लोग बात करें तो तीसरा कोण आप लोग लिख करके रखेंगे एकांतर कोण, ठीक है। इसी एकांतर कोण को अल्टरनेट एंगल भी बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल। देखो एकांतर कोण जो है इसको जनरली हम लोग आगे चल करके 2 भागों में बांट देते हैं। एक एकांतर अंतः कोण लिख दिया जाता है, इंटीरियर एंगल, और एक लिख दिया जाता है एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले तो एकांतर को पढ़ना जरूरी है। एकांतर कोण होते क्या हैं, तो पहली बात समझने के लिए हमेशा आप ये क्लियर करके रखो कि ये जेड शेप के कोण होते हैं, ठीक है। अब ये जेड शेप कोण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी आकृति प्रतिच्छेद करने के बाद, ठीक, ये कुछ जेड शेप के बन जाते हैं, ठीक है। कैसे बन जाते हैं, जेड शेप के, जैसे ये वाला कोण आपका होगा वैसे ये वाला कोण आपका होगा, ठीक। इनको हम लोग क्या बोलेंगे जी, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण के लिए यदि मैं बोलूं तो इनकी विशेषता क्या है, तो आप ये भी क्लियर रखो कि ये भी आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक। ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कुछ अंदर की ओर बनेंगे उनको अंतः कोण बोलेंगे, और कुछ जो बाहर की ओर बनेंगे ना उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य कोण बोलेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें आप लोग को, ठीक, अंतः कोण को लिख करके बता दे रहा हूं, बाह्य को आप लोग यहां पे बताओगे, ठीक है। देखो क्या होगा, 3 के बराबर 5 और 2 के बराबर 8 लिख लें, तो कोण 3 बराबर है कोण किसके, 5 के, और कोण 2 बराबर है कोण किसके, 8 के, लिख सकते हैं। अब आपकी बारी है 4, 1, 6 और 7 इनके बनाने के, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको क्लियर करेंगे। ये एकांतर कोण होते हैं जो जेड शेप में मिलते हैं। वो भी सिंपल सा है, आपको बताना है कि 4 का एकांतर कौन सा होगा और आपको बताना है 1 का एकांतर कौन सा होगा, ठीक है। अभी तक आंसर आ भी गया होगा, ठीक। तो ये आपके होते हैं एकांतर कोण, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। लास्ट में आप लोग एक और कोण की बात करते हो जिसको भी, ठीक है, अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं जी आसन्न कोण। इसी को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। देखो सबसे पहले तो ये आसन्न कोण होते क्या हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल है क्या। तो जब भी आप एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे आसन्न कोणों की बात करेंगे, ठीक है। तो आसन्न कोण में हमेशा पहले आप लोग बताइए कि ऐसे कोण जिनका जो ओरिजिन है, ठीक, वो सेम पॉइंट पर हो, ठीक है, मतलब जहां से कोण की बात करेंगे उनका जो ओरिजिन रहे वो क्या रहे, सेम पॉइंट पर हो। दूसरा चीज, एक किरण जो है वो क्या रहेगा जी, उभयनिष्ठ रहेगा, कॉमन रहेगा। जैसे यहां पे मैं आपको बोल दूं ए ओ और यहां पे क्या दे दिया बी, और इसको मैं लिख लिया सपोज टी, तो यहां से 2 कोण बनेंगे। एक हम लोग लिखते हैं θ1 और एक हम लोग लिखते हैं क्या, θ2, लिख सकते हैं जी। तो ये जो θ2 और θ1 है ये आसन्न कोण है, क्योंकि अभी हम लोग बात करें कोण ए ओ पी की, ठीक, जिसका वैल्यू कितना है जी θ2, और बात करें कोण बी ओ और किसकी, पी की, तो जिसकी वैल्यू कितना है θ1। इन दोनों का यदि मैं बोलूं तो ओरिजिन जो होगा, ठीक है, वो कौन सा है, ओ है, लिख सकते हैं।
दूसरा चीज, इन दोनों में कॉमन जो है वो ओपी किरण होगा, भुजा होगा, ये भी आप बता सकते हो। तो ऐसी यदि कोई कोण बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आसन्न कोण। ठीक है, इस आसन्न कोण से आप दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, एक सरल रेखा पर और दूसरा परपेंडिकुलर पर। ठीक है, यदि सरल रेखा पर है तो हम लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं, यदि सरल रेखा पर आप पढ़ रहे हो तो सरल रेखा पर कुल बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। इसीलिए यहां पे सरल रेखा में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक, ये क्या है जी? सरल रेखा लिख सकते हैं। जब सीधी रेखा होगी ना तो उनके जो आसन्न कोणों का योग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक, कितना होता है? 180 डिग्री। दूसरी बात, यदि मैं बोलूं कि यदि ये सरल रेखा नहीं है, कैसी रेखा है? तो लंबवत रेखा है। लंबवत रेखा है। तो लंबवत रेखा अभी आप लोग पढ़े हो, ये इस तरीके के होते हैं, बताया था अभी आप लोग को। तो यहां यदि आसन्न कोण बना दे, ठीक, यहां पे कैसा बना देगा जी? आसन्न कोण, जैसे ये बना दिया। ठीक है, ये ऐसा रह गया ओ ए, और इसको बी, और इसको क्या दिए हैं जी? पी। मान लो ये θ3 है और ये θ4 है, तो यहां पे क्लियर रखना θ3 प्लस θ4 इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। कितना होता है जी? 90 डिग्री। क्लियर है? तो यदि आपके पास लंबवत रेखाएं हैं तो वहां पे आसन्न कोणों का योग 90 डिग्री होगा, सॉरी, ठीक है, 90 डिग्री होगा। और यदि हम लोग बात करें किसकी? सरल रेखा की, तो वहां पे आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। लिख सकते हैं। अब दूसरा चीज इसको बताने के पीछे एक पर्पस ये भी है कि ये जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, क्या देख रहे हो आप? तो सरल रेखा पर आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसी को क्लियर रखना, आप पढ़ते हैं संपूरक कोण, या इसी को आप लोग बोलते हो सप्लीमेंट्री एंगल, जहां दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा कोण होगा जो 60 डिग्री का संपूरक कोण होगा? तो 60 में क्या जोड़ेंगे? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 में क्या जोड़ेंगे? 120। तो वही 120 60 का संपूरक कोण होता है। लेकिन यदि हम लोग लंबवत रेखा पर बात करें तो ये पूरक कोण कहलाते हैं, या इसी को आप बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या इसी को आप बोलते हो कोटि पूरक कोण। ठीक है, जिन दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ आप लोग को क्लियर करके रखना है। क्या क्या कोण देखे दिए? शीर्षाभिमुख, वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स, संगत कोण, करिस्पॉन्डिंग एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स, और आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक, इसी में यदि मैं बात करूं संपूरक कोण की, और क्या, तो हम लोग लिखे पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। ठीक, इनकी विशेषता आपके सामने है, आपको क्लियर करके रखना है कि कौन सा होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। ठीक है, अब एक लास्ट हम लोग लिख रहे हैं कोणों के प्रकार। तो कोणों के प्रकार को एक चीज जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहले एक एक्सिस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, इसको सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं जी? इसको 0 डिग्री। ठीक है, इसी को लिखते हैं कि ये शून्य कोण होता है। ठीक, या फिर हम लोग इसी को 0 एंगल बोलते हैं, जहां पे कोण की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। क्लियर है? ये ओवरलैप्ड होते हैं ना, जैसे आपको मैं बोलूं कि दोनों किरणें क्या हो जाएंगी जी? खुली ही नहीं होंगी। या फिर मैं बोलूं कि ओ ए और ओ ए डैश एक ही रेखा पर होंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य कोण। ठीक, अब यदि मैं बोलूं कि ये आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले 0 टू क्या होता है? 90। एक आपको कोण मिलेगा, थीटा मिलेगा, उस थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा। तो इसी को ऐसा भी लिखते हैं कि 90 डिग्री बड़ा होगा थीटा से, और थीटा बड़ा होगा 0 डिग्री से।
मतलब 0 और 90 के बीच का कोण हम लोग का कहलाता है न्यून कोण। क्या कहलाता है जी? न्यून कोण, या इसी को आप लोग बोलते हो एक्यूट एंगल। ठीक है। अगला, जब थीटा का मान ही हो जाए 90 डिग्री तो इसको हम लोग बोलते हैं समकोण। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं राइट एंगल। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब देखो ये क्लियर है कि अब क्या होगा 90 डिग्री से 180 डिग्री, तो यहां पे फिर लिखते हैं कि 180 डिग्री, ठीक है, थीटा से बड़ा होगा और थीटा बड़ा होगा 90 डिग्री से। तो जब इसके लिए हम लोग लिखते हैं, इस कोण को बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है जी, इस कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण, या इसी को आप लोग लिखते हो ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो थीटा की वैल्यू 180 हो जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखीय कोण, या इसी को बोलते हैं ऋजु कोण। ठीक, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो चीजें स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, इनको ध्यान से आप लोग पढ़ोगे। अब यदि मैं बोलूं तो एक चीज हम लोग यहां से डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्या जी? तो 180 डिग्री से कितना? 360 डिग्री। और जब 180 डिग्री से 360 डिग्री लेते हैं, ठीक, तो यहां पे आप फिर से बता सकते हो कि यहां जो थीटा होगा वो 360 डिग्री से छोटा होगा, जबकि 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती। ठीक है, कोण, इसी को बोलते हैं वृहद कोण, या इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं जी? रिफ्लेक्स एंगल या वृहद कोण बोलते हैं। लिख सकते हैं, जब थीटा का मान किसके किसके मध्य हो तो लिखोगे 360 और 180। लास्ट में तो अब थीटा वापस घूम फिर के आ गया अपना घर, और अपना घर आ गया मतलब 360 डिग्री। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, संपूर्ण कोण, या इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल एंगल। ठीक है, तो ये जो ग्राफ वगैरह है, ठीक है, कोण क्या होता है, ठीक, रेखा क्या होते हैं, किरण क्या होते हैं, बिंदु क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ो। मैं उम्मीद करता हूं अगली क्लास में जब मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, ठीक, तो आपसे भी क्वेश्चन जो है वो बनना शुरू हो जाए, क्योंकि जितने भी बेस थे मैंने इस लेक्चर में पूरा प्रोवाइड कर दिया है। अगला हमारा काम होगा कि हम लोग क्वेश्चनों को देखें कि कौन सा एग्जाम में पूछा है और किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बाकी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो हैं मैं अगली क्लास में आप लोग को कराऊंगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।